आज की जो वीडियो है हमारी, इसका टॉपिक है टर्मिनल वैल्यू मेथड और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये भी टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स में से ही एक है जिसमें हम जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। एंड दिस मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कि जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड था कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, उसमें एक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है इस मेथड में। Under this method, it is assumed that each of future cash flows is immediately reinvested in another project at a certain hurdle rate ऑफ रिटर्न अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें ये माना जो डिफरेंस है इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू से, वो थोड़ी जो इंप्रूवमेंट है उसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर इस मेथड के अंदर कि हमारे पास जो कैश इनफ्लोज होने वाले हैं फ्यूचर में, उन सभी कैश इनफ्लोज को दोबारा से किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट किया जाता है एट मिनिमम हर्डल रेट का होता था कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कि एटलीस्ट कम से कम इतनी रिटर्न हमें जो है वो मिल जाएगी अगर हम उसको दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं। तो जब तक वो प्रोजेक्ट टर्मिनेट नहीं होता, खत्म नहीं होता, तब तक जो है हम वो प्रोजेक्ट में दोबारा से री इन्वेस्ट करते रहते हैं। In other words, the net cash flows and outlays are compounded forward rather than discounting them backward as followed in the net present value method। तो इसमें क्या है कि जो हमारी इनफ्लोज हैं, उन इनफ्लोज को हम डिस्काउंट करने की बजाय क्या करते हैं, पहले उनको उनकी कंपाउंडिंग करते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी दोबारा से री इन्वेस्ट होनी है तो उसकी कंपाउंडिंग की जाएगी। फिर उसके बाद जो है फाइनली जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसकी डिस्काउंटिंग की जाती है। In case of a single project, the project is accepted if present value of the total compounded reinvested cash flows is greater than the present value of the outlays, otherwise it is rejected। तो कहने का मतलब कि जो अगर सिंगल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखना है कि एनपीवी ही निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है टोटल कंपाउंडेड री इन्वेस्टेड कैश इनफ्लोज की। तो सिंपल कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते हम, उनको पहले री इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी कंपाउंडेड वैल्यू आती है, कंपाउंडेड वैल्यू का टोटल दिखाता है और फिर उसको एट द एंड ऑफ द लाइफ जो भी प्रोजेक्ट की लाइफ है उसके एंड में उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को कंपेयर किया जाता है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज़्यादा है, ये लिखा हुआ है री इन्वेस्टेड कैश इनफ्लोज इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटले, तो इनफ्लोज की जो वैल्यूज है वो ज़्यादा रहती है आउटफ्लो से, तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर जाएगा। इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, द प्रोजेक्ट विद हायर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ द कंपाउंडेड कैश इनफ्लोज इज एक्सेप्टेड, कि जिसकी जो है वो हायर रहेगी प्रेजेंट वैल्यू टोटल कंपाउंडेड कैश फ्लोज की। यहाँ पे कैश इनफ्लोज की जगह हम कंपाउंडेड कैश फ्लो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको दोबारा से री इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उनकी जो कंपाउंडेड वैल्यू आएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है और जिस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू सबसे हाईएस्ट रहेगी उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर वो प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स वो होते हैं कि जिसमें आपस में एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं प्रोजेक्ट्स, यानी कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस बाकी प्रोजेक्ट्स की जो है वो रिजेक्शन बन जाती है कि एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से दूसरे प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से कर लेते हैं। तो एग्जांपल क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग टर्मिनल वैल्यू मेथड, की हमने जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास, क्वेश्चन जो आपको ब्लू वाला टेबल दिखाई दे रहा है ये इन्फॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन दिया है, और ये जो आपका ग्रीन वाला है ये आपका सोल्यूशन है। तो इसमें जो है ये टर्मिनल वैल्यू मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो जैसे सिंपल सी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले कह रहा है इनिशियल आउटले 70,000 का, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 4 ईयर्स है, कैश इनफ्लोज 25,000 रुपीज़ पर एनम फॉर 4 ईयर्स की 25,000 रुपये इनफ्लोज होंगे 4 साल तक। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 11%, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट हर्डल रेट जिसके बारे में कह रहे थे कि मिनिमम तो हमें इतना मिल ही जाएगा, तो वो हर्डल रेट्स हैं जहाँ पर हमने इन्वेस्ट करनी है वहाँ से इतना इतना हमें लेना ही लेना है। तो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट और हर्डल रेट्स एट विच कैश इनफ्लोज विल बी री इन्वेस्टेड, तो उनको जो री इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो इस रेट पर री इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अगर फर्स्ट ईयर के एंड में करेंगे तो 8% मिनिमम है, सेकंड ईयर के एंड में करेंगे तो 8% मिनिमम है, थर्ड ईयर के एंड में करेंगे तो 9% है मिनिमम, फोर्थ ईयर के एंड में करेंगे तो 9% है मिनिमम। तो ये हमारा सॉल्यूशन, इसको हमने कैसे करना है। तो इसमें जो है हमारे पास ईयर्स हमने ले लिए, प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 4 साल की है, 4 साल उसकी लाइफ ले ली हमने, 4 ईयर्स लाइफ बताया हुआ हमारे को। कैश इनफ्लोज कह रहा है कि 25,000 पर एनम है, 4 साल के लिए हमने कैश इनफ्लोज लिख लिए। अब हमने देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो अगर सेम होगा तो हम सेम ले लेंगे। यहाँ पर हमने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने हैं जिन जो हमें मिलने हैं, या हर्डल रेट कहनी है या इंटरेस्ट रेट कहनी है, यानी कि जो हमने प्रोजेक्ट में री इन्वेस्टमेंट करनी है वो वाले इंटरेस्ट रेट्स लेने हैं कि वो कितने रेट पे री इन्वेस्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जैसे आपका 8% था, सेकंड ईयर के एंड में 8% था, थर्ड ईयर के एंड के लिए 9% है, फोर्थ ईयर के एंड में आपको जो है वो 9% पर री इन्वेस्टमेंट करनी है।
तो अब जो आपके ये इनफ्लोज हैं, इन इनफ्लोज को आप जो है वो कितने साल वो इन्वेस्टेड रहेगा वो हमने निकालना है ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जो फर्स्ट ईयर के एंड में मिला आपको, यानी कि 1 साल खत्म हो चुका है, प्रोजेक्ट की लाइफ जो है वो 4 साल की है, यानी कि 1 साल के एंड में मिला, तो अब 3 साल वो प्रोजेक्ट में आपके री इन्वेस्ट रहेगा, तो ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 ईयर्स आ गया। अब सेकंड ईयर के एंड में मिला, यानी कि 2 साल उसकी लाइफ में से खत्म हो चुके हैं, अब 2 साल रिमेनिंग है, तो 2 साल री इन्वेस्ट किया जाएगा उसको, अमाउंट को। और ये थर्ड ईयर के एंड में, यानी कि 3 साल उसके लाइफ के निकल चुके हैं, 3 साल के बाद मिला है, तो सिर्फ प्रोजेक्ट की लाइफ 1 साल बचती है, तो उसको 1 साल के लिए री इन्वेस्ट किया जाएगा। और फोर्थ ईयर के एंड में 25,000 आपको मिल रहे हैं, और ये 4 साल के एंड में मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट की लाइफ भी 4 साल की है, यानी कि अगर इसको आप जो है तो री इन्वेस्टमेंट पीरियड इसका 0 की एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसकी कोई री इन्वेस्टमेंट पीरियड नहीं है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट 0 पीरियड्स के लिए होनी है। तो अब कंपाउंडिंग फैक्टर जो है वो कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल से आपने ले लेना है कि 1 रुपी की वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स एट दिस परसेंटेज जो है वो कितनी हो जाएगी। तो एट द रेट ऑफ 8% जो है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो है 1 रुपये की वैल्यू जो है वो इतनी हो जाती है। 8% पे 2 ईयर्स के बाद 1 रुपये की वैल्यू इतनी हो जाती है। 1 रुपये की वैल्यू 1 साल के बाद 9% पर जो है वो इतनी हो जाती है। और 0 ईयर्स यानी कि आपने री इन्वेस्ट नहीं करना, तो 0 का मतलब उसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 0 का मतलब कि आपने री इन्वेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, बट जितना आपका है उतना ही रहेगा, यानी कि वो 1 रुपया ही रहने वाला है। उसको री इन्वेस्ट करते तो उसकी वैल्यू बढ़ती, बट जब हमने री इन्वेस्ट नहीं किया तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो अगर उसका री इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो 0 है, तो उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू सेम रहेगी। सेम रहने का मतलब कि 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये रहेगी। तो ये कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल हमें 1 रुपये की वैल्यू बताता है कि 1 रुपया अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा 8% पे तो कितनी वैल्यू होगी, 2 साल के लिए 8% पे इन्वेस्ट करेंगे तो इतनी वैल्यू होगी 1 रुपये की, और 1 रुपया अगर जो है वो 1 साल के लिए 9% पे री इन्वेस्ट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब ये 1 रुपये की वैल्यू है, आपको इतने रुपए की वैल्यूज निकालनी है, तो यानी कि अगर 25,000 की वैल्यू निकालनी है और 1 रुपया जो है वो इतने रुपये हो जाता है, तो 25,000 रुपीज़ आपके कितने बन जाएंगे, 25,000 इंटू 1.260, और ये कंपाउंडेड वैल्यू होगी 31,500। ऐसे ही सेकंड ईयर के लिए 25,000, उसका कंपाउंडिंग फैक्टर है 1.166, इससे मल्टीप्लाई किया है, वैल्यू आ गई 29,150। फिर थर्ड ईयर के लिए 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.090, वैल्यू आ गई 27,250। फोर्थ ईयर के एंड में जो है हमारी अमाउंट है 25,000, और इसमें कोई आपको इंक्रीज नहीं मिलने वाला, सेम रहने वाला है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 25,000, और इस वैल्यू का हमने टोटल किया तो ये वैल्यू बन गई आपकी 1,12,900। यानी कि जो इनफ्लोज हैं उनको अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं तो री इन्वेस्ट करने की वजह से जो है उसकी वैल्यू 1,12,900 हो गई। तो ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि जो इनफ्लोज हैं अगर री इन्वेस्ट किए जाएंगे तो उसकी फ्यूचर वैल्यू इतनी बन जाएगी, कंपाउंडेड वैल्यू इतनी बन जाएगी। बट हमारा जो है वो टाइम एडजस्टेड टेक्निक है, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब प्रेजेंट वैल्यू हम इकट्ठी इसकी कैलकुलेट करके निकाल देंगे कि इतना कैश इनफ्लोज फोर्थ ईयर के एंड में हमारे पास टोटल करके इतना अमाउंट मिल जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ द कंपाउंडेड री इन्वेस्टेड कैश इनफ्लोज की, जो री इन्वेस्ट करने के बाद कैश इनफ्लो बना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है आपका प्रेजेंट वैल्यू के लिए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, ये के है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला, यहाँ पे आपने कौन सा लेना है, के कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, और प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है तो हमने 4 साल का एंड में मिलना है, तो एंड जो है वो यहाँ पर 4 जाएगा, फोर्थ ईयर के एंड में हम निकाल रहे हैं। तो कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू पावर 4। तो ये हो गया आपका 1,12,900 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के है आपका 11% यानी कि 0.11, और पावर जो है वो 4 ये आया है आपका, उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ 4 ईयर्स यहाँ से आया। और ये ध्यान रखना हमने कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है, के जो हमने लेना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है, और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है हमने वो लेना है कि जो री इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें जो है वो इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, या इसकी जो है वैल्यू हम जो है वो पीवी फैक्टर टेबल से भी निकाल सकते हैं कि फोर्थ ईयर के एंड में 1 रुपये की वैल्यू जो है डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल, यहाँ पे हमने कौन सा टेबल यूज़ करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल यूज़ करना है। तो डिस्काउंट फैक्टर टेबल जो है, डिस्काउंट फैक्टर निकालना है उसका फोर्थ ईयर के एंड में 11% पे। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इसमें जो टेबल होगा तो टॉप में उसमें जो है वो परसेंटेज दी होगी, साइड में उसका ईयर्स दिया होगा, तो फोर्थ ईयर और 11% में अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आपको 0.659 मिल जाएगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो वैल्यू आ गई आपकी 74,401 रुपीज़। और इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी 70,000, यानी कि जो आपका इनफ्लोज है
उसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कंपाउंडेड री इन्वेस्टेड कैश इनफ्लोज की, तो वो 74,401 है, विच इज़ मोर देन इनिशियल आउटले की। जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी इनिशियली 70,000 की, उससे हमारी जो है वो इनफ्लोज की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना जो है वो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फर्म के लिए जो है वो प्रॉफिटेबल है। तो टर्मिनल वैल्यू मेथड कि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस आपका लेंथी होता है। हम क्या करते हैं कि जो इनफ्लोज हैं उनको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं। देखना होता है कि वो प्रोजेक्ट में कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट रहेगी, फिर उसका कंपाउंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके उसकी कंपाउंडेड वैल्यू आ गई, टोटल कंपाउंडेड वैल्यू है, उस कंपाउंडेड वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल जाते हैं। तो यानी कि ये फोर्थ ईयर के एंड में इतना है, तो इसकी फोर्थ ईयर के एंड में जो है 11% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो 11% फोर्थ ईयर के एंड में पीवी फैक्टर टेबल से आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर फॉर्मूले के बेस पे निकालना है, खुद कैलकुलेट करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो ये वैल्यू आ गई है उस वैल्यू के लिए फिर पीवी फैक्टर निकालना पड़ता है। पीवी फैक्टर आपको देखना है दो चीज़ों के बेस पे, कि लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, उसके बेस पर ये आएगा आपका, और उससे मल्टीप्लाई करके आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और इस प्रेजेंट वैल्यू को फिर आपने कंपेयर करना है इनिशियल आउटले से। अगर इनिशियल आउटले से ये ज़्यादा है, हमारा इनफ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो यानी कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, कंपनी उसमें, ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टर्मिनल वैल्यू मेथड। और अगर ये कम रह जाता है तो दैट मीन्स कि जो है इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर देना है।